बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का जो यूनिट नंबर 5 कर रहे थे, फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर, इसके हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए थे। तो आज हम जितने क्वेश्चन कर चुके थे उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन नंबर 2 है, शॉर्ट आंसर्स 3, 4, 5 इनके जो है हम करवा चुके हैं। सो इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बताया था, बॉइलिंग पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है यानी कि वाटर का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर के इक्वल टू हो जाता है, तब जो है वाटर बॉईल करता है। तो अब आपने इसका इफेक्ट बताना है। जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी मेरी वीडियो होगी वो आप तक पहुंच जाएगी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है। Liquid boils when its vapor pressure is equal to the pressure exerted on the liquid by its surroundings. So, when external pressure increases, boiling point also increases, and when external pressure decreases, boiling point also decreases. So, यहाँ पे ये बताया गया है कि लिक्विड जो होता है तब बॉईल करता है जब उसका वेपर प्रेशर होता है वो उस प्रेशर के इक्वल हो जाता है जो कि लिक्विड की सराउंडिंग में मौजूद होता है। तो जब जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाता है, और जब एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज़ होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बताना है। Amorphous solids. An amorphous solid lacks order arrangement of its particles. Crystalline solids. A crystalline solid is composed of orderly repeating three-dimensional arrangement of particles. Amorphous solids melts over a wide range of temperature, have sharp melting point. So इसको हम डिटेल से देख लेते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो ऑर्डर में होते हैं, ठीक है, यानी कि 3 डायमेंशनल इनकी अरेंजमेंट होती है, रिपीटिंग पैटर्न होते हैं, ठीक है इनके। और इनके मेल्टिंग पॉइंट पे अगर आए तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ही तेज़ी से ये मेल्ट होते हैं। और एमॉर्फस सॉलिड्स की बात की जाए तो एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं इनके अंदर कोई अरेंजमेंट नहीं होती पार्टिकल्स की, कोई ऑर्डर नहीं होता, और ये मेल्ट तब होते हैं जैसे जैसे हम हीट प्रोवाइड करते जाते हैं वैसे वैसे ये मेल्ट होते जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कांच की एग्जांपल ले लें या प्लास्टिक की एग्जांपल ले लें, इसमें एमॉर्फस सॉलिड्स में और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आप सोडियम क्लोराइड की और डायमंड की एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। So examples: glass, plastic, etc., and sodium chloride, diamond, etc. Now students, moving towards the question number 8, which is explain the allotropic form of any two solids. कोई भी दो सॉलिड्स आपने ले लेनी है और उनकी एलोट्रोपिक फॉर्म आपने जो है वो बनानी है। सबसे पहले हमें जान लेना है कि एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होती है। एलोट्रोपिक फॉर्म एक ऐसा टर्म होता है यानी कि एक ही एलिमेंट जो होता है और वो सेम फिज़िकल स्टेट में मुख्तलिफ फॉर्म्स में जो है वो आ रहा होता है, तो उसको हम लोग एलोट्रोपिक फॉर्म उसकी कहते हैं। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन की जो है ले रहे हैं, और साथ हम फॉस्फोरस की एलोट्रोपिक फॉर्म देखेंगे। तो जो कार्बन है उसमें भी 2 एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और जो फॉस्फोरस है उसमें भी 2 एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि उन्होंने कहा है इसको आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। Now students, let's have a complete check out to the answer. Allotropic form. The term allotrop refers to one or more forms of an element that occur in the same physical state. एक ही एलिमेंट एक ही फिजिकल स्टेट में मुख्तलिफ फॉर्म्स में जब आता है उसको हम उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म कहेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर हम एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन की देखें तो उसमें हम डायमंड की एग्जांपल ले लेंगे कि डायमंड एक बहुत ही रिजिड हार्ड स्ट्रक्चर होता है। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज़ बॉन्डेड टू 4 अदर्स, यानी कि एक कार्बन एटम जो होता है वो 4 और कार्बन से के साथ उसकी बॉन्डिंग हुई हुई होती है, जिससे एक कॉम्पैक्ट अरे बनता है, बहुत ही सख्त किस्म का अरे बनता है। इस अरे से क्या होता है कि जो डायमंड है वो बहुत ज़्यादा हार्ड फॉर्म में होता है, और उसके हार्ड फॉर्म होने की वजह यही होती है कि जो एक कार्बन एटम होता है वो 4 जो बाकी एटम्स होते हैं उसके साथ उसकी बॉन्डिंग होती है, तो ये हार्ड फॉर्म में होता है। तो इसमें हमारे पास सेकंड है ग्रेफाइट। अब जैसे कि डायमंड हमारे पास हार्ड था तो ग्रेफाइट हमारे पास सॉफ्ट होता है। वो कैसे? इन ग्रेफाइट
Carbon atoms are arranged in layers of hexagonal arrays. Weak bonds exist between the layers that allow them to slide over one another. This makes graphite soft. ग्रेफाइट में क्या होता है कि जो कार्बन एटम्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज हुए होते हैं, एक लेयर बनाते हैं, एक हेक्सागोनल अरे होते हैं, ठीक है। 6 जो होते हैं वो इस तरह से इसके बनते हैं, लेयर्स बनते हैं। इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, इसलिए जो एटम्स हैं वो स्लाइड ओवर होते हैं वन अनदर। सो ये बनाता है ग्रेफाइट को सॉफ्ट। अगर हम एलोट्रोपिक फॉर्म देखें फॉस्फोरस की, उसमें क्या होता है कि फॉस्फोरस जो होता है, इसको हम पढ़ लेते हैं। वाइट फॉस्फोरस कंसिस्ट ऑफ टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स P4 दैट आर नॉट बॉन्डेड टू ईच अदर, वाइल इन रेड फॉस्फोरस P4 मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर इन लॉन्ग चेन्स। इसमें यह बताया गया है कि जब 4 एटम्स जो होते हैं फॉस्फोरस के वो आपस में बॉन्ड करते हैं तो वो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो वो वाले फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल्स जो कि एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं हुए होते उनको हम लोग वाइट फॉस्फोरस कहेंगे, और वो वाले मॉलिक्यूल्स फॉस्फोरस के जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड हुए हुए होते हैं और लॉन्ग चेन्स बना रहे होते हैं उसको हम रेड फॉस्फोरस कहेंगे। जो वाइट फॉस्फोरस होते हैं ये लॉन्ग चेन्स बना रहे होते हैं लेकिन इनके दरमियान बॉन्डिंग नहीं होती, लेकिन जो रेड फॉस्फोरस होते हैं ये लॉन्ग चेन्स बनाते हैं और इनके दरमियान बॉन्डिंग भी होती है। आई होप स्टूडेंट्स आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। सो मिलते हैं नई वीडियो में और इसके बाकी क्वेश्चंस मैं उस वीडियो में शेयर करूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।